हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास के साइंस के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड था JSK 2। याद रखना, इस बार CBSE ने दो अलग अलग सेट भेजे थे, JSK 1 एंड JSK 2। बच्चों ने बताया कि जो JSK 1 था वो हल्का सा इजी था और JSK 2 था वो डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू JSK 1। देख लेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखना, ये जो वीडियो होने वाली है वो JSK 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिनका सेट JSK 2 था। आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड भी मैच कर सकते हैं। जो JSK 2 होगा जिसका, वहाँ पे 2 लिखा होगा और JSK 1 के लिए यहाँ पे 1 दिया होगा। सेट 4 का ही पेपर है, फर्स्ट टर्म का पेपर है ये। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर थे। सबसे पहले समझते हैं खंड क को। जो खंड क था यानी सेक्शन जो ए था, उसके अंदर 24 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें से 20 प्रश्नों के उत्तर हमें देने थे। पहले हिंदी मीडियम में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंग्लिश में भी इसके आंसर बता दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, किसी छात्र ने एक परख नली में सोडियम सल्फेट विलयन लेकर उसमें बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाया। उसने पाया कि परख नली में कोई अविलेय पदार्थ बन गया। इस अविलेय पदार्थ का रंग बताना था और उसके अणु सूत्र यानी उसका फॉर्मूला भी बताना था। अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो बेरियम होता है वो सोडियम को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो बनता है बेरियम सल्फेट, जिसका रंग होता है सफ़ेद। तो यानी कि ये जो पदार्थ बनेगा, जो अविलेय पदार्थ बनेगा, वो बनेगा बेरियम सल्फेट और उसका रंग होगा सफ़ेद। तो जो फर्स्ट का था वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार यानी कि अल्काली बनाते हैं। अब आपने NCERT में पढ़ा भी होगा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो क्या बनाते हैं, अल्काली बनाते हैं। और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, वो अम्लीय, मतलब उनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। तो यहाँ पे देखो सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे दो के दो क्या है, ये मेटल्स है और ये दोनों क्या है, अल्काली बनाते हैं। सो राइट आंसर होगा पहला और दूसरा, यानी कि पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, ए का ही जो है, ए ऑप्शन ही वो क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ एक अभिक्रिया दिखा रखी है, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखना है, उसके बाद हमें आंसर्स देने। सबसे पहले देखते हैं, इस परख नली के अंदर देखो क्या दे रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल दे रखा है और उसके अंदर जिंक के कण है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल तो एक अम्ल है और जिंक का क्या है, एक धातु है। तो अम्ल और धातु की जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर कौन सी गैस निकलती है, हमें वो पहचानना था। तो NCERT में ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो ये करवाया भी गया है, मतलब बुक में दिया हुआ भी है और स्कूल में करवाते भी हैं बच्चों को ये। तो याद रखना, इस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस निकलती है जो पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, हाइड्रोजन जो जलते समय पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का होगा डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद ये इंग्लिश में दे रखा है यहाँ पे सेक्शन ए, इसका भी वही होगा, फर्स्ट का ए होगा, सेकेंड का भी ए होगा, सॉरी फर्स्ट का सी होगा, सेकेंड का ए होगा, थर्ड का हमने देखा, थर्ड का डी था। दोबारा से आते हैं हिंदी मीडियम पे। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उपरोक्त अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित समीकरण मतलब दर्शाती है। अब देखो, उसका जो संतुलित समीकरण होगा वो चेक करने के लिए आपको दोनों तरफ मतलब जो एटम्स है वो गिन लेने हैं। यहाँ पे देखो सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, तो पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे 2 सोडियम है, इधर भी 2 सोडियम है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 है और इधर कितना है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, इधर भी 4 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी सेकंड क्या है, एक संतुलित समीकरण को दर्शा रहा है। तो फोर्थ का हो जाएगा बी। फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में यहाँ लिखा गया था, तालिका में दिए गए में से कौन से विकल्प सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राकृतिक स्रोत दे रखा है और उपस्थिति मतलब अम्ल कौन सा उपस्थित है। अब संतरे में दे रखा है ऑक्जेलिक अम्ल, हमें पता है संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, पहला तो गलत है। खट्टा दूध के अंदर लिखा है लैक्टिक अम्ल, हाँ खट्टे दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है। चींटी के डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल, याद रखना चींटी के डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, तो अगर फॉर्मिक अम्ल लिखा होगा यहाँ पे तो वो भी सही होता। इमली के अंदर एसिटिक अम्ल, नहीं इमली के अंदर एसिटिक अम्ल नहीं होता, तो दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा वाला यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही है, फिफ्थ का सी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ एक अभिक्रिया दे रखी थी, तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया हमें बताना था। विस्थापन अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है या उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो, इसको देखने से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वाटर। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये श्वसन की अभिक्रिया है, यानी कि रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है, तोड़ देती है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, एनर्जी बनती है, यहाँ पे ऊर्जा मिलती है हमें। तो एक तरह की ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसके अंदर से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते क्वेश्चन में 7th की तरफ। यहाँ लिखा है नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये अभिक्रिया है, इसको ध्यान से देखना है हमें, और हमें पता लगाना है कि कौन से कथन यानी कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है HCl का Cl2 में उपचयन हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो HCl है, यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो सिर्फ Cl2 बन रहा है। अब हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरे कथन पे आते हैं, यहाँ लिखा है MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो रहा है। तो बिल्कुल सही, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो निकल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही सही है। आगे देखते हैं, MnCl2 उपाचायक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, और अगला दे रखा है HCl उपचायक के रूप में कार्य करता है। ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगी वो 1 और 2 आएगी, और 1 और 2 क्या है, सिर्फ केवल 1 और 2 वाला क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जो 7th का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है क्षारकों के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। तो क्षारक के बारे में जानते हैं। तो क्षारकों का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले को लाल करते हैं क्या ये? नहीं, जो क्षारक होते हैं वो लाल को नीला करते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्षारकों का pH जो है 7 से कम होता है, नहीं 7 से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है, नहीं खट्टा तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सही कौन सी होगी? 4th वाली। यहाँ लिखा है क्षारकों का रंग फिनोप्थिलीन की कुछ बूंदें मिलाने पर गुलाबी हो जाता है। हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। जो क्षारक, अगर हम क्षारक के अंदर फिनोप्थिलीन की कुछ बूंदें डालते हैं, 2-3 बूंदें, तो उसका कलर क्या होता है, पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। और जो अम्ल होता है उनका कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दे रखा है। इंग्लिश मीडियम की हम देखें ध्यान से, तो 4th की अगर हम बात करें तो हमने देखा 4th का बी ही सही था, ये वाली जो है बैलेंस इक्वेशन है। 5th की बात करें तो हमने देखा था कि ये 2nd और 3rd दोनों ही सही थे, ठीक है। 2nd 3rd जो है वो सी ऑप्शन का बिल्कुल, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 6th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी जो सी ही ऑप्शन था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। 7th की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही सही थी, और ये दोनों की दोनों किस में आ रही थी, ये भी सी के अंदर ही आ रही थी। तो 7th का भी सी था। और 8th की अगर हम बात करें तो 8th में भी हमने पता लगाया कि इसका जो राइट आंसर था वो डी था। यानी जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, फिनोप्थिलीन की कुछ बूंदें डालने पे क्या होता है, पिंक कलर शो करते हैं। तो यानी कि जो 8th का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, ठीक है। सो डी राइट आंसर था 8 का। आगे देखते हैं 9th को रीड कर लेते हैं यहाँ पे हिंदी मीडियम में। यह लिखा है नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करके सही विकल्प चुनिए। अब तालिका यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे लिखा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हमें सही विकल्प को चुनना है, पहली बात तो याद रखना है। इसमें से मतलब 3 क्या होंगे, गलत होंगे, और 1 सही होगा। तो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे जो मूल जो अम्ल है वो HCl है, मूल क्षारक NaOH, ये दोनों ही सही है, ठीक है। और इनकी जो प्रकृति है वो क्षारकीय होती है, नहीं। जो सोडियम क्लोराइड जो नमक हम घर में खाने वाला नमक यूज़ करते हैं उसकी प्रकृति क्षारकीय नहीं, वो तो उदासीन होता है। तो यहाँ पर उदासीन आना चाहिए था, तो यानी कि ये वाला तो गलत हो गया, पहला वाला। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा सोडियम कार्बोनेट जो मूल अम्ल ये रहा और मूल क्षारक ये रहा, बिल्कुल सही है ये भी, पर इसकी प्रकृति यहाँ पे उदासीन दे रखी है। सोडियम कार्बोनेट उदासीन नहीं होता, ठीक है, तो ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है सोडियम सल्फेट ये दे रखा है, और फिर दे रखा है उसका मूल क्षारक ये दे रखा है, ये दोनों ही ट्रू है। इसकी प्रकृति अम्लीय दे रखा है, नहीं, सोडियम सल्फेट की जो मूल प्रकृति है वो क्या है, अम्लीय नहीं होती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट ये दोनों दे रखा है, और इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है, हाँ इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। तो जो करेक्ट आंसर आएगा 9th का वो आएगा डी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ दिया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की संतुष्टि के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। इस नियम के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है हमें वो पहचानना है। तो पहला कथन यहाँ पे दे रखा है कि अभिकारकों में उपस्थित तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पादों में उपस्थित तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हाँ ये तो बिल्कुल सही है, हमें वो स्टेटमेंट निकालनी जो सही नहीं है। तो पहले तो सही है, तो ये तो आ नहीं सकती। अगला देखो, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। हाँ तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये भी लिखा हुआ था। 3rd लिखा है अभिकारकों का रासायनिक संगठन अभिक्रिया के पूर्व और उसके पश्चात समान रहता है, नहीं ये गलत है। देखो जो अभिकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, जब वो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो उससे पहले उनकी जो केमिकल जो भी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, काफ़ी चेंज हो जाती है रिएक्शन के बाद, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन भी सही होगा। तो यानी कि हमें जो गलत मतलब जो सही नहीं था वो निकालना था, तो सही नहीं क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा, ये वाला, ठीक है।
डी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिल का मतलब हृदय का जो चित्र, मतलब जो चित्र दे रखा है, और इसमें से हमें ए और बी पहचानना था और पता लगाना था कि इसमें से कौन सा मतलब ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा है रुधिर वाहिका जो ए है यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को फुफ्फुस तक ले जाती है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर कथनों पर विचार करना है हमें, ठीक है, अच्छे से। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये कथन बिल्कुल सही है। रुधिर वाहिका बी के बारे में बता रखा है कि यह ऑक्सीजन प्रचुर जो रुधिर होता है उसको फुफ्फुस तक ले जाती है, फुफ्फुस से ले जाती है, तो ये भी ट्रू है बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। थर्ड देखते हैं, यहाँ लिखा है इस रुधिर वाहिका से, यानी कि बी की बात कर रहे हो, तो इस रुधिर वाहिका से जो होता है प्राप्त करने पर बायां आलिंद शिथिल हो जाता है, शिथिल मतलब रिलैक्स हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। और यहाँ पे लिखा है ए के लिए दाएं आलिंद की मोटी पेशी, अब आलिंद नहीं, यहाँ पे नीले आना चाहिए था, यानी कि ये वाली गलत है। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट, दूसरी और तीसरी, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बाकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ही गलत है। तो यहाँ पे देखो सही कथन हमें पहचानने थे, तो कौन सा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही सही है, यानी कि जो डी ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट था, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम का भी हमने अभी सॉल्व किया है, मतलब जो हिंदी का ऑप्शन है वही इंग्लिश के आएंगे। 9th का हमारा डी आया था, ये वाला, ठीक है, सोडियम एसिटेट वाला। 10th का हमने क्या था कि जो केमिकल इक्वेशन जो होती है, जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करती है, तो कौन कौन से लॉज फॉलो करती है, पहला, दूसरा और चौथा करती है, तीसरा नहीं करती। ठीक है, तो नोट लिखा था, इनकरेक्ट लिखा था, तो इनकरेक्ट वाला क्या था, सी, तो ये राइट आंसर था 10th का। ठीक है, 11th का डी था, अभी हमने किया ये वाला। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेनी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ लिखा है सजीव जीवों में शोषण के समय यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन अगर उपलब्ध नहीं है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये, ठीक है, यानी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो नीचे दिए गए कौन से उत्पाद नहीं बनते, क्या चीज़ें नहीं बनेंगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो जल नहीं बनेगा, बिना ऑक्सीजन के जल नहीं बन सकता। ठीक है, बाकी ये सारे, क्योंकि जो वायवीय शोषण होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और अवायवीय शोषण के अंदर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें बनती है। तो उसने कहा था कि कौन से उत्पाद नहीं बनेंगे, तो जल तो बिल्कुल नहीं बन सकता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 12th का आएगा ए। 13 को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा है एक कोशिकीय के जीवों के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन से कथन सही है। अब एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक ही सेल होती है, तो पहले यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी है वो लिखा है जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन नहीं होता। देखो होता है, चाहे एक कोशिक जीव है वो भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में मतलब बांट देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये तो कथन गलत है। ठीक है, हमें सही कथन पहचानने। दूसरा लिखा है गैसों के विनिमय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरल विसरण पर्याप्त होता है। हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है कि गैसों का विनिमय होता है, वो आराम से हो जाता है बॉडी के अंदर। जीव के विशिष्ट ऊतक विभिन्न कार्यों को करते हैं। अब देखो उसमें ऊतक तो पाए नहीं आते, एक ही कोशिका है, जो ऊतक बनते हैं उसके लिए कई सारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, यानी एक कोशिका जीव का ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अगला लिखा है भोजन ग्रहण करने के लिए जीवों की संपूर्ण सतह पर्यावरण के संपर्क में होती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरा और चौथा ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 13 का आएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के शरीर से अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नहीं निकलता। अब पौधों की बात हो रही है, ठीक है, तो रेजिन और गोंद ये निकलता है। देखो कुछ पौधे रेजिन और गोंद निकालते हैं, कुछ शुष्क पत्तियाँ तोड़ देते हैं अपनी, ठीक है, कुछ अपना एक्सेस ऑफ वाटर, आधिक्य जल, मतलब जिसमें जब पौधे के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो उन जल को भी बाहर निकाल देते हैं, उस जल को। ठीक है, तो ये भी निकालते हैं, पर यूरिया नहीं निकालते। ठीक है, यूरिया जो है वो पौधे नहीं, वो जीव जंतु निकालते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 का बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन 15 की तरफ। इसको बहुत ध्यान से समझना था 15 को। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है उसमें देखो ए बताना था कि ए क्या है, तो ए क्या है, यहाँ पे डायाफ्राम है। ठीक है, ए यहाँ पे डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम का जो मेन काम है, ठीक है, वो हमें पहचानने थे कि क्या काम करता है। तो पहला काम यहाँ पे लिखा है, यह फुफ्फुस में वायु के अवशिष्ट आयतन को घटाने में सहायता करता है। नहीं, देखो जो वायु का जो आयतन, अपशिष्ट आयतन होता है, उससे डायाफ्राम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको ना घटाना ना बढ़ाना, इसलिए कुछ भी काम नहीं करता। ठीक है, तो जैसे ही हम सांस लेते हैं ये चपटा हो जाता है, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो ये चपटा हो जाता है। हाँ, पहले ये इस टाइप की शेप का होता है, और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये बिल्कुल चपटा हो जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है सेकंड स्टेटमेंट।
थर्ड लिखा है जैसे ही हम श्वास लेते हैं यह ऊपर उठ जाता है, नहीं ये तो गलत है। यह वक्ष गुहिका को बड़ी करने में सहायता करता है, बिल्कुल, जब नीचे जाता है तो वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, यानी कि जो दूसरा और चौथा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो दूसरा चौथा किस में आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर ही आ रहा है, इसलिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा है सेम चीज़। ठीक है, 12th का हमने किया था, इसमें 12th का ए आया था, वाटर नहीं बनता। 13 का हमने इसका किया था, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उसका कितना आया था, हमारा सी आया था इसका, यानी सेकेंड एंड जो स्टेटमेंट थी ये वाली हमने ये देखी थी, ये करेक्ट थी, तो इसका सी आया था 13 का। 14 का देखा था, 14 का बी आया था हमारा सॉरी 14 का बी आया था यूरिया। और 15 जो अभी हमने किया इसका हमने क्या देखा कि इसका ए आ रहा है, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस तरह से हमने कर लिया 15 तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे कहा गया है कि किसी हरी पत्ती के रंध्र की आरेख में दर्शाई गई अवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही है। अब देखो ये अवस्था कौन सी है, यहाँ पे जो रंध्र है हमको दिखने में लग रहा है कि खुला हुआ है, पर नहीं, ये रंध्र बंद है, याद रखना, बिल्कुल पतला है ये, तो बिल्कुल बंद रंध्र है। और रंध्र बंद कौन करता है, तो देखो द्वार कोशिकाएं क्या करती है, रंध्र को खोलने या बंद करने का काम करती है। जब द्वार कोशिकाओं के अंदर पानी भर जाता है, जल भर जाता है, तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब पानी बाहर निकल जाता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो ये बंद रंध्र का चित्र है, ठीक है, ध्यान से देखना था इसको। तो बंद कब होगा, जब पानी बाहर निकलेगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो ये होगा कि द्वार कोशिकाओं से अधिक मात्रा में जल का बाहर निकलना। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो जल है वो अधिक मात्रा में बाहर निकल चुका है, इसलिए जो रंध्र है वो बंद है, याद रखना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 16 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन 17 की तरफ। यहाँ कहा गया था, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत थी ही नहीं इसके अंदर। यहाँ क्या गया था कि निम्नलिखित में से किस एक में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण ऐसा इस टाइप का होता है। इसका मेन काम क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश होती है, कोई सा भी प्रकाश होता है, उसको एक जगह पे क्या करना, फोकस करना, ठीक है, कन्वर्ज करना। तो इसका जो मेन काम होगा वो क्या होगा, वो होगा सौर कुकर में। ठीक है, सौर कुकर में एक क्या काम करता है, जितनी भी सूरज की रोशनी आती है उसको एक जगह पे फोकस करता है, जिससे जो खाना बनता है वो काफ़ी तेज़ बनता है। बाकी वाहनों के पश्च दर्शन में हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, इसमें भी उत्तल दर्पण का, इसमें भी उत्तल दर्पण का, बस इसी के अंदर हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो 17 का आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सही में, 18 वाला भी। इसमें लिखा है कोई छात्र किसी बिंब ए बी का आवर्धित प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, अब याद रखना, पर्दे पर प्राप्त करना चाहता है यानी स्क्रीन पर प्राप्त करना चाहता है। तो नीचे दी गई अवस्थाओं में ए बी का वह कौन सी स्थिति है जो उसे सफलता देगी, मतलब किस वो ए बी को कहाँ पे रखे, ठीक है, कि जो उसका जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर बन जाए, ठीक है, उसकी जो इमेज है वो मतलब स्क्रीन पे बन जाए, हमें ये पता लगाना था। तो इसका देखो ऑप्शन देखो फटाफट से कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर जो ए बी को रखा गया है एफ़ के ऊपर, 2F के ऊपर, ठीक है, तो 2F के ऊपर रखेंगे तो नहीं, इससे क्या होगा, जो उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या है, मतलब बराबर साइज़ की बनेगी, इक्वल साइज़ की बनेगी। इसमें आवर्धित बनानी है इमेज, मतलब बड़ी इमेज बनानी है, इसमें तो बनेगी नहीं, इसमें तो इमेज छोटी हो जाएगी। याद रखना, ये क्या कौन सा दर्पण, ये कौन सा लेंस है, सॉरी ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में जितना आप पास रखोगे उतनी इमेज बड़ी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो दूर कर दिया 2F से, तो इमेज छोटी बनेगी। तो आवर्धित चाहिए हमें, छोटी चाहिए नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। सी देखो, सी ऑप्शन हो सकता है और डी भी हो सकता है। पर डी में देखो एक चीज़ है, डी में क्या है, एफ़ के ऊपर रखा हुआ है। अब इमेज तो काफ़ी बड़ी बनेगी, आवर्धित तो बनेगी, पर इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल पैरेलल लाइन जाएगी, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे जो कोई इमेज बनेगी उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, यानी 2F और F के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें, किसी बिंब को रखें, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम पर्दे पर भी प्राप्त भी कर लेंगे, और जो पर्दे पर बनेगा प्रतिबिंब वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा। तो जो 18 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 18 का। अब इसी को इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। 16 देखा था स्टोमेटा वाला, तो 16 का जो करेक्ट आंसर था वो हमने देखा कि वो क्या था, सी था। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ फ्रॉम द गार्ड सेल्स। ठीक है, 17 का हमने देखा कि सोलर कुकर के अंदर किस मतलब यूज़ करते हैं इसको, कॉनकेव मिरर को। 18 का हमने देखा कि 18 जो अभी हमने डिस्कस किया उसका सी ऑप्शन था ये वाला, बिटवीन 2F एंड F। इसी के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये भी क्या क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने।
ठीक है। क्वेश्चन सच में अगर देखा जाए, अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे से करी हो, आपके अगर मतलब बेसिक आपका क्लियर होगा ना, तो आप अच्छे से पेपर कर सकते थे। पर कोई बात नहीं, थोड़ी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट थी, हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन सच में डिफ़िकल्ट थे जो हम आगे देखेंगे। 19 देख लेते हैं। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए आरेख में प्रकाश का कोई प्रयोग करने से किसी प्रकाशीय युक्ति का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखो हमें यह पता लगाना है कि यहाँ से हम प्रकाश हमने डाला, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो भी है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, जो भी है वो प्रकाश को ऐसे फैला रहा है दोनों डायरेक्शन में। अब एक चीज़ सुनो ध्यान से, अगर ये दर्पण होता तो दर्पण क्या करता, प्रकाश को आगे जाने देता? नहीं, दर्पण तो बीच में रोक लेता, यहीं पे रोक लेता। तो यानी कि दर्पण तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये दोनों तो हट गए। ठीक है, उत्तल और दर्पण और अवतल दर्पण, सॉरी, ये दोनों हट गए। अब लेंस पे आते हैं। लेंस क्या करते हैं, अपने अंदर से प्रकाश को आगे जाने देते हैं। अब लेंस भी दो तरह के होते हैं, एक इस टाइप का जो होता है वो उत्तल होता है। ये क्या करता है, प्रकाश को एक जगह पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये उत्तल होता है। और जो अवतल दर्पण होता है इस टाइप का, वो प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या है, लेंस, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को एक जगह फोकस करता है, और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। 19 का जो होगा बी होगा, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। अब 20 देखो काफ़ी ज़्यादा ही समझदार, मतलब है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है कि कोई प्रकाश किरण वायु से प्रारंभ होकर माध्यम एक में जाती है जिसका अपवर्तनांक कितना है। अब मान लो इसको बना लेते हैं इस टाइप से। मान लो यहाँ पे वायु है, ये वाली वायु है ऊपर सबसे, ठीक है, वायु से वो ए में जा रही है। ठीक है, उसके बाद उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.50 है, इतना। ठीक है, फिर वो बी पे जा रही है, फिर माध्यम बी में प्रवेश करती है। उसके बाद ये रहा बी माध्यम जिसके अंदर प्रवेश करती है, उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.33 है। फिर वो सी के अंदर भी जा रही है, ठीक है, वहाँ से, जिसका अपवर्तनांक है 2.42। ठीक है, इस टाइप से। तो हमें पता लगाना है, यदि यह किरण सी से वायु में निर्गत होती है, अब सी से दोबारा कहाँ मिल जाती है, वायु में चली जाती है। तो ऊपर भी वायु, नीचे भी वायु। ठीक है, तो नीचे दिए गए माध्यमों में युगलों में से यह किस में कम से कम झुकती है, यानी किस में जो एंगल बनता है वो सबसे कम बनेगा। याद रखना, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा उसके अंदर सबसे कम बनेगा। अब देखो वायु का अपवर्तनांक याद होना चाहिए आपको, वो होता है 1 के करीब, लगभग 1 के करीब होता है। तो 1 और 1.5 इनके बीच का जो डिस्टेंस देखें, मतलब इसके अगर हम इसको माइनस करके निकालें वैल्यू, तो कितना आएगी, 0.50 आएगी। इसको अगर माइनस करके निकालेंगे तो आएगी 0.17। इसको माइनस करके निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1.09। और आगे अगर इसको और इसको माइनस करके निकालेंगे तो मतलब ज़्यादा आएगी, 2 पॉइंट के करीब कुछ आएगी, मतलब 1.4 के कुछ आएगी, तो ज़्यादा आएगी। तो सबसे कम किसका, मतलब किस में आ रहा है, 0.5 या 0.7। तो 0.7 सबसे कम है, बाकी सबसे कंपेयर करने 0.17। ठीक है, तो ये सबसे कम है। तो एक इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये ए और बी के बीच में आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो आएगा बी, ए और बी वाला। ठीक है, ये याद रखना है। 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी ए से जब वो बी में जाएगी तो जो सबसे कम झुकेगी, क्योंकि उनके जो अपवर्तनांक का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है, इसलिए ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। इसका राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ कहा गया था, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखना, जब कथन सही नहीं वाले होता है ना, तो उसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, उसमें हम गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। तो 21 का जो क्वेश्चन था, यहाँ लिखा है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग वायुमंडल के कणों के साइज़ पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, ये तो सही है, इसको तो हम टिक करेंगे नहीं, ये तो हो नहीं सकता ना। आगे लिखा, वायुमंडल में लाल वर्ण का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। जाहिर सी बात है, जो लाल रंग होता है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, स्कैटरिंग उसकी सबसे कम होती है। सी को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब देखो, जब श्वेत प्रकाश जब आता है तो उसमें सारे रंग एक साथ आते हैं, उनकी चाल अलग अलग होती है क्या, नहीं, उनकी चाल अलग अलग नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये कथन सही नहीं है। तो हमें सी पे टिक करना था, डी वाला भी सही होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ लिखा था, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दिए गए आरेख के लिए बनने वाले प्रतिबिंब के आवर्धन की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। अब मान लो इस समय क्या है, इस समय ये जो मिरर है यहाँ पे, ये कौन सा मिरर है पहले समझो। ये जो दर्पण है ये क्या है, कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण है ये। और जो मतलब ऑब्जेक्ट रखा गया है वो फोकस और प्रिंसिपल पी के बीच में, पोल के बीच में रखा गया है। ठीक है, और हमें पता लगाना है
कि जो चित्र जो इसका जो इमेज बनेगी वो किस टाइप की होगी। पहले हमें ये पहचानना है कि किस टाइप की होगी। तो देखो ध्यान से इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो चिन्ह होगा वो धनात्मक होगा, ठीक है, क्योंकि जो इमेज बनेगी वो इसी तरफ बनेगी, ठीक है। और उसका जो मान होगा 1 से अधिक होगा। आवर्धित जितना ज़्यादा पास होता है उतने ज़्यादा जो उसका वो जो इमेज है वो बड़ी बनती है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। तो इसकी इमेज बनेगी, इसका जो चिन्ह होगा धनात्मक होगा और उसका जो मतलब जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, यानी इसका जो मान होगा वो 1 से अधिक होगा। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। तो 22 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, ठीक है। इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। यहाँ का हम देख सकते हैं तो यहाँ पे कौन के लेंस आया था, इसका बी आंसर आया था 19 का। 20 का हमने देखा था, इसका ए बी आएगा ये वाला, ठीक है। 21 का हमने देखा था तो 21 का हमारे क्या आया था, सी आया था ऑप्शन करेक्ट, ये वाला कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती। और 22 को हमने अभी डिस्कस किया, इसका ऑप्शन था बी, ठीक है। 22 का बी था, साइन पॉजिटिव होगा और वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है कि आरेख में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश किरण आपतन कर रही है। यदि ए बी और सी 3 विभिन्न पारदर्शी माध्यम हैं तो दिए गए आरेख के लिए नीचे दिया गया कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पे 3 मीडियम है, ये एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो जब ए से बी में जा रही है तो देखो हल्की सी मुड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल माइनर सी मुड़ रही है, पर वो अंदर जाने का हल्की से अभिलंब की तरफ झुक रही है, ठीक है। तो एंगल तो छोटा हो ही रहा है। आगे जब मतलब बी से सी में जा रही है तो उधर उसकी तरफ जा रही है, ठीक है। तो हमें पहचानना है, एंगल की बात करिए यहाँ पे देखो एंगल 1 मतलब बड़ा है एंगल 4 के, ये एंगल 1 है और ये एंगल 4 है। देखो इसमें एंगल 1 छोटा है तो ये तो हो नहीं सकता। एंगल 1 छोटा है एंगल 2 से। अब ये रहा एंगल 1, ठीक है, और ये रहा एंगल 2, ये छोटे हैं क्या, नहीं, एंगल 1 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखा 3 और 2 बराबर है, ये रहा एंगल 3 यहाँ पे और ये रहा एंगल 2, ये बराबर होंगे, हाँ ये बराबर होंगे। यहाँ पे देखा 3 क्या है, 4 से मतलब बड़ा है, तो देखो 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है, यानी कि एंगल 3 और एंगल 2 क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो 23 का जो होगा ऑप्शन वो सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ कहा गया था कि दिए गए आरेख में एक्स और वाई श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 2 सिरों के वर्ण हैं, यानी रंग है, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई 2 रंग है। तो वाई का वर्ण किसका निरूपण करता है, यहाँ पे जो वाई है हमें वो पहचानना है। अब बहुत ध्यान से देखो, आपको पता है जब जो श्वेत प्रकाश होता है वो प्रिज्म से जो पास होता है तो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। जैसे बिबग्योर पढ़ाता है ना स्कूल में, बिबग्योर, तो 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाता है। तो जो वायलेट कलर होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब मुड़ता है, ठीक है, उसकी जो एंगल है वो सबसे ज़्यादा तिरछा हो जाता है, मुड़ जाता है। और जो रेड होता है वो सबसे कम मुड़ता है। अब देखो ध्यान से, ये श्वेत प्रकाश है, इस टाइप से गया तो सबसे कम कौन मुड़ रहा है, वाई वाला मुड़ रहा है, ठीक है। एक्स वाला सबसे ज़्यादा मुड़ा है, उसका एंगल सबसे ज़्यादा है। तो याद रखना, इसको हम देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी जो वाई है वो लाल रंग का है, रेड कलर है। और रेड कलर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, खतरे के सिग्नलों में को रंगने का वर्ण है ये वाला। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो खंड क हमारा कंप्लीट होता है, पूरा 24 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। उसके बाद खंड जो ख है यानी सेकंड सेक्शन है उसको हम रीड करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो 25वां क्वेश्चन था उसको देखते हैं क्या है वो। यहाँ पे भी वही चीज़ें याद रखना, 24 क्वेश्चन इसके अंदर थे, 20 प्रश्न को उत्तर देने हैं हमें। यहाँ पे जो 25वां क्वेश्चन था यहाँ पे लिखा गया था कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं में से तापीय विघटन यानी वियोजन के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली अभिक्रिया कौन सी है। अब तापीय विघटन मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसको हम गर्मी देते हैं, जिस अभिक्रिया में गर्मी देनी पड़े और गर्मी देने के बाद उसके जो अभिकारक है वो टूट जाए कई सारे उत्पादों में। तो तापीय विघटन किसके अंदर होता है, पहले में देखो जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है, तो ये तापीय विघटन के अंदर नहीं होता, ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इसके अंदर हमें करंट पास करना होता है, गर्मी नहीं देनी होती। तो पहला वाला तो हो नहीं सकता। दूसरा AgBr है। अब AgBr आपको पता है सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है उसको हम क्या करते हैं, धूप में रखते हैं। धूप में रखने के बाद क्या होता है, अपने आप वो विघटित हो जाता है, मतलब सिल्वर में और ब्रोमीन में। तो ये तो मतलब सौर ऊर्जा से क्या आता है, गर्मी से थोड़ी करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। AgCl वाला इसको भी धूप में रखे आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है कैल्शियम कार्बोनेट वाला। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी इसके अंदर तापीय विघटन होता है। 25वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है।
इसी को इंग्लिश में मीडियम में भी कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। 23 जो हमने डिस्कस किया था उसका जो दोनों ही एंगल बराबर आए थे 2 और 3, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही था 23 का। 24 का हमने देखा कि जो कलर है वो रेड कलर है, जिसको हम यूज़ करते हैं डेंजर सिग्नल के अंदर, ठीक है। 25 जो हमने यहाँ पे रीड किया हमने, इसका आंसर था वो डी था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, जो कि डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। यहाँ लिखा गया है, देखो, नीचे दिए गए अम्लीय नमूनों में पीएच मानों पर विचार कीजिए। अब बहुत ध्यान से देखना है, आपने पीएच टेबल मतलब पढ़ी अच्छे से, पीएच जो आपने स्केल देखा होगा, तो 0 वाला उदासीन होता है, जितना ज़्यादा कम होता जाता है, जैसे मान लो मतलब 7 वाला उदासीन होता है, 0 वाला नहीं, 7 वाला उदासीन होता है। 7 से कम आते हैं 6, 5, 4 ऐसे आते हैं इधर, तो क्या होता है, अम्लीय जो प्रकृति है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, मतलब ज़्यादा अम्लीय होता जाता है, और उधर क्षारकीय प्रकृति बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे नींबू का रस का जो पीएच मान है वो 2.2 दे रखा है, जठर रस जो हमारे मतलब जो HCl होता है उसका 1.2 है, सॉरी, तो ये तो और भी ज़्यादा एसिडिक है। सिरका की बात करें तो इसका इतना है, और तनु एसिड अम्ल का इसका इतना है। तो हमें देखो इसको ना इन नमूनों में H+ आयन की सांद्रता को अवरोही यानी घटते क्रम में दिखाना है। ये सबसे ज़्यादा किसकी सांद्रता है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, सिरका है। देखो ध्यान से, अगर मान लो सबसे अवरोही क्रम में दिखाना है ना, घटते क्रम में दिखाना है, तो जिसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सांद्रता किसकी ज़्यादा है, जठर रस की, इसकी सबसे ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन है, तो 2 पहले आएगा, फिर 2.2 वाला, सॉरी 1.2, फिर 2.2 वाला नींबू का रस है जो ये 1 आ जाएगा, फिर 4 और फिर 3। तो जो करेक्ट ऑर्डर निकल के आएगा वो आएगा 2, 1, 4, 3, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इससे का उससे कम है, फिर उसका उससे कम है, फिर इसका सबसे कम है, ठीक है। तो वो हमें पहचानना था, वो हमने यहाँ पे इसको बस देख के करना था, ध्यान से समझना था क्वेश्चन को, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस देख के आंसर देना था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा आंसर 26 का। 27 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिए गए आरेख में दर्शाई प्रायोगिक व्यवस्था का अध्ययन करके निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। अब यहाँ पे भी देखो ध्यान से, अगर देखें ध्यान से, तो मान लो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पे पी कुछ भी है, कुछ भी कोई भी चीज़ है, तो उससे क्या है, एक गैस बन रही है, और वो गैस यहाँ निकल के जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अगर तुम्हारे दिमाग में अगर एक चीज़ आ रही है, तो देखो एक चीज़ समझनी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है, CO2 गैस जाती है, तो इसका कलर क्या होता है, दूधिया हो जाता है। चूने का पानी होता है ना ये, तो इसका कलर क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या सही हो सकता है, यहाँ पे Cl2 गैस निकल रही है और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, नहीं Cl2 गैस नहीं निकलेगी। CO2 गैस निकल रही है और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं CO2 गैस तो निकलेगी पर परिवर्तन तो होगा, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। H2 गैस निकलेगी, नहीं CO2 गैस निकल रही है और जो रंग है वो दूधिया हो रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। बस समझना था ध्यान से कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड होती है तो उसका कलर मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 28, इसको तो सिर्फ देखते ही आंसर देना था 28 का। यहाँ पर कहा गया है नीचे दी गई कौन सी संरचना यौगिक CaCl2 का सही चित्रण करती है। अब बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है, देखो कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर यहाँ पे 2- दे रखा है, 2 ऊपर नहीं 2 नीचे आता है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ये वाला देखो यहाँ पे 2 नीचे तो दे रखा है, पर यहाँ पे C ही दे रखा है, ये वाला भी सही निरूपण नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर था वो C वाला ही है, ठीक है। कैल्शियम में 2+ ऊपर आएगा और Cl यहाँ पे 2 नीचे आएगा, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा C ऑप्शन, ठीक है। 27 का D था और 28 का है C। इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में हमने देखा 26 का हमारा C आया था ये वाला, 27 का हमारा यहाँ पे आया था D ये वाला, ठीक है, ट्रांस मिल्की वाला। 28 का हमने देखा था इसका आया था C। आगे बढ़ते हैं दोबारा से हिंदी मीडियम की तरफ, हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। 29 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाने वाले युगल कौन से, मतलब किसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अब विस्थापन अभिक्रिया तभी होती है जब एक धातु या एक अधातु की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा या कम हो। तो क्या होता है, जैसे मान लो हम बात करें सोडियम और कॉपर की बात करें, ठीक है, तो सोडियम और कॉपर की बात करें तो सोडियम क्या है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो क्या कॉपर की धातु उसको हटा पाएगी, ठीक है, हमें देखना है कि क्या कॉपर उसको हटा पाएगी, नहीं, कॉपर उसको हटा नहीं पाएगी, तो इसमें क्या है, विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पे सिल्वर है और यहाँ पे कॉपर है, तो देखो कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा, तो इसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है और यहाँ पे मैंगनीज़ है। मैंगनीज़ क्या होता है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो मैंगनीज़ इस एल्यूमिनियम को बोलेगा कि भाई अब साइड हो जा, मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या होगी,
यहाँ पर भी विस्थापन अभिक्रिया होगी। बट यहाँ पे हम बात करें जिंक की और आयरन की, तो आयरन देखो कम अभिक्रियाशील होता है, कमज़ोर होता है बेचारा, और जिंक क्या होता है, पावरफुल होता है, तो आयरन इसको हटा नहीं पाएगा, तो यहाँ पर क्या है, विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। तो कहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, सिर्फ दूसरे के अंदर और तीसरे के अंदर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा दूसरा और तीसरा, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन दोनों के अंदर क्या हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, बाकी सभी के अंदर नहीं हो रही। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। यहाँ कहा गया है कि नीचे दिए गए कौन से लवणों में क्रिस्टलन का जल नहीं है। अब देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके अंदर नहीं पाया जाता। अब अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो उसका होता है फॉर्मूला CaSO4.12H2O, तो इसके अंदर भी H2O पाया जाता है। ठीक है, और धोने वाला सोडा का अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, वॉशिंग सोडा का, तो उसके अंदर भी क्या होता है, 10H2 होता है, .10H2O, तो इसके अंदर भी क्रिस्टलन का जल होता है। बट विरंजक चूर्ण की बात करें और बेकिंग सोडा की बात करें तो इन दोनों के अंदर नहीं पाया जाता। यानी कि जो इसमें कहा था कि किसके अंदर क्रिस्टलन का जल नहीं है, तो पहला और चौथा इन दोनों के अंदर नहीं होता, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, पहला और चौथा वाला। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक जो थे वो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस थे। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और यही सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं बच्चों का। ध्यान से पढ़ने की देरी होती है, अगर अच्छे से रीड करो तो आंसर आ सकता है इसका भी। ठीक है, चलो देखते हैं। ए हमको कब टिक करना है, ए तब टिक करना है जब असर्शन रीज़न दोनों ही सही हो और जो अभिकथन हो वो जो रीज़न हो वो अभिकथन की सही व्याख्या करे, तो हमें ए पे टिक करना है। बी पे तब टिक करना है जब अभिकथन और कारण दोनों ही सही हो पर सही से व्याख्या ना कर सके। जब असर्शन सही हो यानी अभिकथन सही हो और कारण गलत हो तो हमें सी पे टिक करना है, और जब ए गलत हो और आर सही हो तो डी पे टिक करना है। ठीक है, ये तो हमें पता है, पहले से हम इसके हमने प्रैक्टिस कर ली थी, सैम्पल पेपर में भी कर ली थी। अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से थे इसके अंदर। जो 31 क्वेश्चन था, पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन था अभिकथन कारण वाला, यहाँ पे अभिकथन दिया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटा एसिड के एक संघटक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो उपयोग करते हैं हम, जो करते हैं एंटा एसिड के रूप में करते हैं। जब पेट के अंदर हो जाती है एसिडिटी ज़्यादा तो हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये तो सही है अभिकथन। कारण क्या दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक दुर्बल असंचारक क्षारकीय लवण है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है और सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, कारण भी हमें दे रखा है बिल्कुल सही, तो हमें ए पे टिक करना होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, 31 का ए होगा। 32 को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी नहीं, ये ऊष्माशोषी तो है नहीं। प्राकृतिक गैस जब जलती है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, वो ऊष्माशोषी नहीं होती। तो पहला तो ये यहाँ तो अभिकथन ही गलत निकल गया। कारण दे रखा है मीथेन गैस ऑक्सीजन के संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, ऊपर हमने देखा था कि जब अभिकथन गलत हो और कारण सही हो तो हम डी पे टिक करते हैं। तो 32 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। यहाँ लिखा है पादप वृद्धि के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है तथा पादपों द्वारा इसे अकार्बनिक नाइट्रेटों और नाइट्राइटों के रूप में ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही, पादपों के लिए जो नाइट्रोजन है वो काफ़ी आवश्यक है। और पादप क्या होते हैं, हमें जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, नाइट्रेटों और नाइट्राइटों के रूप में, मतलब मिट्टी से लेते हैं। तो ये तो सही है। यहाँ पे कारण दे रखा है कि पादपों के लिए मृदा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा अन्य खनिजों जैसे कच्चे पदार्थों का निकटतम और सबसे प्रचुर स्रोत है। तो ये भी ट्रू है, पर देखो इससे इसका कोई वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जो सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा जो कारण है अभिकथन की। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही सही है पर सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी। इसमें लिखेंगे कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है पर जो कारण है वो अभिकथन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 34 को। यहाँ लिखा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि रेड प्रतीत होता है। बिल्कुल, लाल दिखता है। ठीक है, ये तो ट्रू है। इसका कारण क्या दे रखा है कि दोपहर की तुलना में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश द्वारा वायुमंडल में सब चली गई दूरी कम होती है। कम होती है क्या? नहीं, ज़्यादा होती है। यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए था, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या है, अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो अभिकथन सही और कारण जब गलत हो जाए तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सी पे टिक करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 34 का वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से 34 हमने कर लिया। बाद में यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसका हमने देखा था 29 का जो आंसर आया था हमारा, वो क्या आया था, 29 का बी आया था। हमने देखा था कि इसके अंदर जो सेकंड और थर्ड है ये वाला,
और ये इन दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, इन दोनों के अंदर नहीं होगी। 30 का हमने देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्रिस्टल का जल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और बेकिंग सोडा के अंदर भी नहीं होता। सो 1 and 4 किसके अंदर था? 1 and 4 डी के अंदर। तो 30 का जो आया था वो डी आया था। अजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में हमने टिक कर लिया है ऑलरेडी, पहले का हमारा ए आया है, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही सही है और दो सही से व्याख्या भी कर रहा है। 32 का हमारा क्या आया था? डी आया था। यहाँ पर क्या था? हमारा जो पहली जो अजर्शन थी वही गलत हो गई थी, ठीक है, अजर्शन थी गलत थी और रीजन था सही था, तो डी आया था इसका राइट आंसर। 33 का हमने देखा था, उसका आया था बी। यहाँ पर क्या था? दोनों ही सही है पर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और 34 का क्या आया था? यहाँ पर जो अजर्शन था ऊपर वाला वो बिल्कुल ट्रू था, रीज़न फॉल्स था, तो इसके लिए हमारा सी आया था, ठीक है, 34 का सी आया था। तो इस तरह से अजर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन और रह गया, 35 वाला, ये वाला देखो यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में भोजन के पाचन में सहायता करता है ना, बिल्कुल करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो हमारे अमाशय के अंदर मौजूद होता है वो क्या करता है? भोजन के पाचन में यानी डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। रीज़न क्या दे रखा है? यहाँ लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीनों को पचाने वाले एंजाइमों को क्रियाशील बनाने के लिए अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है, ये भी बिल्कुल ट्रू है और बिल्कुल सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, यानी इसमें अजर्सन रीजन दोनों ही सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं, इसलिए ए पे टिक करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए। 36 को देख लेते हैं। 36 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे कहा गया है किसी छात्र के से एक निर्देशन यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, या मतलब एक तरह से एक एक्टिविटी है जो कि स्कूल में भी मतलब कराई जाती है बच्चों को कई बार। तो एक बच्चे ने क्या करा है, ये एक्टिविटी करी है या एक्सपेरिमेंट करा है, तो उसने क्या करा, अलग अलग जो चरण है मतलब जो कुछ सीरीज़ है उसको यहाँ पर लिखा है। अब कौन सा चरण गलत है हमें ये बताना है कि जो चरण सही नहीं है उसको पहचानना है। अब देखो आपको पता है पहले जो 2 पौधे लेते हैं उनको अंधेरे कमरे में रखा जाता है 3-4 दिन के लिए, फिर उनको फिर पूरा वैक्यूम टाइट सील टाइट कर देते हैं, उसको वायु मतलब रुद्ध बना देते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे देखो पहला लिखा है एक्टिविटी में, यहाँ पे लिखा है कि दोनों गमलों के पौधों को कम से कम 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखिए। हाँ ये तो एक्टिविटी का हिस्सा होता है, ये तो करना पड़ता है। बेलजारों की तली को वायु रुद्ध बनाने के लिए सील करिए। हाँ सील भी करना पड़ता है। स्टार्च परीक्षण के पश्चात दोनों गमलों के पौधों को धूप में रखिए। अब देखो अगर स्टार्च का परीक्षण कर लेंगे तो भाई धूप में रखो या कहीं भी रखो, उससे क्या मतलब है? स्टार्च परीक्षण के पश्चात नहीं, स्टार्च परीक्षण मतलब धूप में से, मतलब इसका जो ये जो करेक्ट ऑर्डर है ये नहीं होगा। स्टार्च परीक्षण जो है ना बाद में किया जाता है, यहाँ पे तो लगा कि पहले करके धूप में रखना है, नहीं, तो ये क्या है? फॉल्स है। तो ये कथन क्या है? गलत है, हमें इसको टिक करना था, बाकी ये वाला सही होगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। यहाँ पे देखो डी में लिखा था कि दोनों पौधे से एक एक पत्ती में मतलब स्टार्च की मात्रा को जांचिए, तो ये तो हमें पता है कि ये भी हम करेक्ट करते हैं, पर ये जो सी ऑप्शन है वो गलत है, ये कथन मतलब सही श्रेणी में नहीं आ रहा। 37 को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 2 विभिन्न जंतुओं यानी मछली और मानव की श्वसन संरचना आरेख में दर्शाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ए भी दे रखा है और बी भी दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए गिल्स है, बी क्या है? एल्वुलाई है, उनको देखते हैं। और लिखा गया है कि उस अभिलक्षण को चुनिए जो इन दोनों के लिए सत्य है, मतलब ऐसा कैरेक्टर बताना है जो मछलियों के अंदर भी पाया जाता है और हमारे यानी हमारे लंग्स यानी जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। दोनों कॉमन कैरेक्टर क्या है? तो पहला देखो दोनों जंतुओं के शरीर में अंतः स्थापित है, मतलब गिल्स भी अंदर होते हैं और एल्वुलाई भी अंदर होते हैं, नहीं गिल्स तो बाहर होते हैं, तो ये कथन तो गलत हो गया। अगर लिखा है कि गैसों के विनिमय के लिए दोनों की पतली और आर्द्र सतह होती है, हाँ देखो गैसों की विनिमय चाहे गिल्स में हो चाहे एल्वुलाई में हो, दोनों के अंदर क्या होती है? पतली सतह से ही होता है गैसों का विनिमय, तो ये वाला कथन सही है, बी ऑप्शन सही निकल के आ रहा है। हम सी को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है ऊर्जा संरक्षण के लिए दोनों में रुधिर वाहिकाएँ बहुत कम हैं, नहीं रुधिर वाहिकाएँ तो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत निकल के आ जाती है। अगला लिखा है यहाँ पे दोनों में रुधिर ऑक्सीजनित होने के पश्चात हृदय में वापस लौटता है, नहीं ये भी नहीं, ये भी गलत है। याद रखना ह्यूमन के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोबारा से हृदय में लौटता है, पर मछलियों में ऐसा नहीं होता। मछलियों में गिल्स में जाता है, पहले दिल से आते हैं गिल्स में ऑक्सीजन, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन मिलने के बाद दोबारा से वो पूरी बॉडी में चले जाता है, दोबारा हृदय में नहीं लौटता। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन ओनली, ठीक है। गैसों के विनिमय के लिए दोनों में पतली और आर्द्र सतह होती है। 37 का इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। 35 का हमने देखा कि यहाँ पर दोनों ही सही थी और करेक्टली एक्सप्लेन करा था, तो ए ऑप्शन आएगा इसका। 36 का हमने देखा कि इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या है? गलत है, ठीक है, मतलब गलत मतलब इसने कहा था कि कौन सा रॉन्गली
वर्डेड स्टेप्स है, तो रॉन्गली वर्डेड कौन सा था, सी ऑप्शन था, तो यानी करेक्ट आंसर सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 37 को। हमने यहाँ पे देखा कि इसका भी जो मतलब जो इसने कहा था कि कौन से कॉमन फीचर है दोनों का, तो कॉमन फीचर क्या था, ये था बी ऑप्शन, कि दोनों के अंदर क्या होती है, मॉइस्ट सरफेस होती है, तो हमने कर लिया इसका। आगे बढ़ते क्वेश्चन 38 की तरफ। देखो दोबारा से ये भी हमने ऊपर करा, चूने के पानी के अंदर जब हम यहाँ पे फूंक मारते हैं तो हमारी जो हम जो सांस छोड़ते हैं उसके अंदर क्या ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, मिल्की कर देता है। अब ये एक तरह का मतलब क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है जो कि कराई जाती है, बच्चों को स्कूल में भी कराई जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, हमें वो पहचानना है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखा है अंतः शोषण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता अधिक होती है। जब सांस हम अंदर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है क्या, नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। किण्वन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किण्वन का कहाँ बात आ गई इस एक्सपेरिमेंट में, किण्वन का क्या पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, तो बी भी नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है निःशोषण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता अधिक होती है। हाँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जब हम वायु को बाहर निकालते हैं, निःशोषण करते हैं यानी एक्सहेलेशन करते हैं, तो ज़्यादा होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। डी वाला दोबारा से किण्वन वाला आ गया तो ये नहीं हो सकता, तो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, 38 का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। यहाँ कहा गया है कि यदि कोई लेंस सूर्य की किरणों को अपने प्रकाशित केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित कर सकता है तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, अब पहले या तो देखो अभिसारित कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है, तो इतना बताओ क्या जो वैल्यू होगी वो तो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। अभिसारित जो करता है मतलब एक जगह कन्वर्ज करना, तो जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है ए, या तो सी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि देखो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, मैग्नीफाइंग पावर वाला, पावर और फोकल लेंथ का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो देखो ध्यान से, उसने क्या कहा है, किरणों को इतनी दूरी पर मतलब प्रकाशित कर सकता है। तो इसको अगर हम सोल्व करें 39 को पूरी तरह से, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, इसका 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, 1/20 आ जाएगा, पावर इसको तो फोकल लेंथ आएगी, सेंटीमीटर में होता है, इसको मीटर में करने के लिए ऊपर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 20 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 आएगा हमारा। तो आंसर जो आ रहा है वो 5 + 5D, यानी डी मतलब डायोप्टर, ये आएगी। तो 39 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते क्वेश्चन 40 की तरफ। यहाँ कहा गया है किसी अभिसारित दर्पण की वक्रता इतनी सेंटीमीटर है और दर्पण से किसी बिंब की दूरी पर रखा जाना चाहिए कि उसका जो प्रतिबिंब है आभासी बने। अब आभासी तभी बन सकेगा जब उसको 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच रखेंगे, याद रखना, क्योंकि देखो वक्रता 30 है, मतलब जो कर्वेचर है सी है वो कितना है, 30 है, तो उसका जो फोकल लेंथ आ जाएगी वो क्या जाएगा, 30/2 आ जाएगा, तो यानी कि 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब 15 से पास ही रखना है, 0 और 15 के बीच में। अगर इससे आगे रखेंगे तो क्या बनेगा, जो प्रतिबिंब आभासी नहीं बनेगा, वो वास्तविक बन जाएगा। हमें आभासी चाहिए, तो आभासी के लिए फोकल और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब फोकल और यहाँ पे पोल के बीच में रखना पड़ता है। तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच, यानी कि जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन 41 की तरफ। ठीक है, यहाँ लिखा है बाघ की क्षुद्रांत की लंबाई की तुलना में हरनी लिखा है, हरनी मतलब मृग, हाँ, हरनी की क्षुद्रांत की लंबाई अधिक होती है, इसका कारण क्या है। अब सिंपल सी बात है, जो बाघ होता है, जो टाइगर होता है, वो क्या खाता है, मछली तो नहीं खाता, मतलब मीट खाता है वो। अब वो कार्निवोर एनिमल है, ठीक है, मांसाहारी जंतु है, तो मांस की खास बात यह है कि बेटा वो जब उसको हम डाइजेस्ट करते हैं ना तो काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जो मीट होता है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और जो हिरण जो खाती है वो क्या खाती है, घास फूस खाती है। अब जो घास होती है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाती क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। इसलिए ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी बेटा कि जो हिरण है, इन दोनों के खानों में काफ़ी अंतर होता है। इसके कारण क्या होती है, इनकी जो क्षुद्रांत होती है, छोटी आंत होती है, उनकी लंबाई भी अलग अलग होती है। तो ये इसका रीज़न क्या है कि भोजन ग्रहण करने की विधि से कोई मतलब नहीं है, चाहे अब मुँह से खाओ चाहे कैसे, मतलब मुँह खाते तो मुँह से ही है, तो विधा से कोई लेना देना नहीं है। उपयुक्त मतलब जो उपभुक्त भोजन का प्रकार, हाँ ये मेन है, जो खाना खाया है और जिस टाइप का खाना खाया है उसके कारण क्या होता है, क्षुद्रांत की लंबाई पे फ़र्क पड़ता है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर था वो बी है, क्योंकि दोनों का जो खाने का जो प्रकार है वो अलग अलग है, टाइप ऑफ फूड दोनों का अलग अलग है। 41 का आ जाएगा बी। आगे दे रखा 42। यहाँ कहा गया है फ्लोएम ऊतक के उन 2 अवयवों की पहचान कीजिए जो पादपों में भोजन के परिवहन में सहायता करते हैं। तो सिंपल बुक का ये क्वेश्चन था एक तरह से, जिसने याद किया होगा, जिसने ये टर्म पढ़ा होगा वो डायरेक्ट करके आ गया होगा, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको दिक्कत हुई होगी।
तो याद रखना यहाँ पर जो था वो था चालनी नलिका और सह कोशिकाएँ, ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है। 43 क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई अभिसारी लेंस किसी बिंब का साइज से 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो लेंस से बीम की दूरी क्या होगी। अब इसको पूरा सॉल्व करना था, सॉल्व करने के बाद -40 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। अब ये होगा कैसे, देखो सबसे पहले तो हमें आवर्धन दे रखा है, मतलब जो उसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 3 टाइम है, 3 गुना दे रखी है। इसका मतलब अब पावर जो हम मैग्नीफाई जो आवर्धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V/u होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V की वैल्यू आ जाएगी 3u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इसी का यूज़ करेंगे। अब फोकल लेंथ, अब हमें f दे रखा है ऑलरेडी, फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/f वाला, 1/f = 1/v - 1/u लगाएंगे, अप्लाई करेंगे इसके अंदर और फिर सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा -40 सेंटीमीटर। इसको आप ट्राई कर सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। अच्छा 38 वाला ये इंग्लिश मीडियम का है ना, तो 38 को भी देख लेते हैं। हमने इसको देखा था, तो इसका जो राइट आया था करेक्ट जो ऑर्डर था वो ये था, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर इन एक्सहेल्ड एयर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। 39 का हमने देखा था, 39 का क्या आया था, +5 आया था। 40 का हमने देखा था बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट था। 41 का हमने देखा था कि टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। 42 का हमने देखा था, तो इसका भी बी आया था, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। 43 का हमने देखा तो मायास का 40 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है वाला। तो यहाँ पे दिया है कि दिए गए आरेख के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा मतलब गलत है। अब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सी पे रखा गया है और जो मिरर लिया गया, जो दर्पण लिया गया है वो है अवतल दर्पण, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब जाहिर सी बात है वास्तविक बनेगा, सी के ऊपर रखा हुआ है तो वास्तविक तो बनेगा, तो ये तो कथन सही है। प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, सॉरी आवर्धित बनेगा प्रतिबिंब, नहीं आवर्धित नहीं बन सकता, सी पे रखा हुआ है ना, तो सी पे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब प्रतिबिंब को रखते हैं तो समान आकार का बनता है, बिल्कुल बराबर आकार का। ठीक है। तो ये क्या होगा, गलत, मतलब जो कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है। प्रतिबिंब आवर्धित नहीं, सेम साइज़ का बनेगा। ठीक है, समान आकार का बनेगा। बाकी ये स्टेटमेंट सारी ट्रू होगी, ये वाले सही नहीं है बस। तो बी आंसर होगा 44 का। 45 को देख लेते हैं। 45 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे आरेख माध्यम दे रखे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसके अपवर्तनांक जो था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n1, n2 और n3। अब ध्यान से देखना, ये रहा n1 से जब मतलब रेखा जा रही है, आगे जा रही है, आपसे जो किरण जा रही है तो हल्की सी बैंड हो रही है, फिर उसमें आगे और बैंड हो रही है, इस टाइप से। तो इसमें बोला कि कौन सा मतलब जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यानी कौन सा जो प्रकरण है वो सही है। एक तरह से हम देखते हैं, यहाँ पे n1 बराबर दे रखा है n2 के, यानी जो n1 और n2 बराबर है। अगर ये दोनों बराबर ही होते तो जो रेखा है ना ये बैंड ही नहीं होती, मुड़ती ही नहीं, ये बिल्कुल सीधी जाती, पर ये हल्की सी क्या है, झुकी हुई है इस तरफ, मतलब इतना नहीं, हल्का सा झुका हुआ है। सो इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला तो होगा नहीं। आगे देखते हैं, n1 क्या है, बड़ा है n2 का, यानी रिफ्रैक्टिव जो हम बात करें अपवर्तनांक n1 का ज़्यादा है n2 के मुकाबले। देख लेते हैं, n1 ये रहा, n2 ये रहा। अब n1 क्या है, अगर इसका ज़्यादा होता तो ये जो किरण है ना जो गई है वो इस तरफ मुड़ती है, मतलब अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ती, पर वो तो अभिलंब की तरफ मुड़ी है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। n2 और n3, n2 बड़ा है n3 के, नहीं ये भी नहीं, देखो ये भी किरण अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो ये भी गलत होगा। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा डी। 45 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अभी क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे n3 का जो अपवर्तनांक है वो n1 के मुकाबले बड़ा है, जाहिर सी बात है ज़्यादा है। ये रहा n3 और ये रहा n1। यहाँ से क्या है, किरण अंदर की तरफ झुक रही है और अंदर की तरफ झुकेगी, इसका मतलब है कि वो उसका जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा होगा। तो n3 का अपवर्तनांक n1 के मुकाबले ज़्यादा है। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 46। काफ़ी अच्छा नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि बार बार अच्छा बोलूँगा तो तुम बोलोगे कि इतना ही अच्छा था, तो फिर मतलब हमारे नंबर क्यों प्रॉपर आ नहीं रहे। देखो जो बच्चा पढ़ के गया होगा ना, जैसे सच में अच्छे से पढ़ाई करी होगी, वो सच में चाहे डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर हो चाहे इजी लेवल का पेपर हो, वो सोल्व करके आया होगा। पर अगर तुम्हारा नंबर नहीं आया बेटा, अच्छे से नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे के लिए मेहनत करो, अच्छा इंप्रूव करो अपने आप को। ठीक है। 46 को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है माध्यम ए का अपवर्तनांक 1.5 है और माध्यम बी का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 है। तो यदि वायु में प्रकाश की चाल इतनी होती है तो माध्यम ए में और माध्यम बी में प्रकाश की चाल क्या होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, n = होता है C/V,
ठीक है। यहाँ पे क्या प्रकाश की चाल होती है मतलब निर्वात में, और यहाँ पे क्या होती है माध्यम में। तो इसको हम फॉर्मूला जो आएगा V आएगा C अपॉन में V आ जाएगा, यानी कि प्रकाश की चाल जो है ना 3 × 10⁸ उसको डिवाइड कर देना है V से। V क्या था हमारा, यहाँ पे V दे रखा है, एक जगह लिख दो 1.5 और एक जगह 3 × 10⁸ को डिवाइड कर दो किससे 1.33 से। जब 1.5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जिससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.255 ऐसा कुछ आएगा। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा एक तो ये D वाला, मतलब 2 × ये आएगा एक, और एक 2.25 वाला। तो ये जो D ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बस इसमें सिर्फ डिवाइड करना था फॉर्मूला अप्लाई करके और कुछ नहीं। सो जो करेक्ट आंसर है 46 का वो है ऑप्शन D। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 47 की तरफ। यहाँ कहा गया है कि कोई बिंब किसी जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है किसी अपसारी दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उसकी फोकस दूरी इतनी है। सब कुछ ये फॉर्मूला अप्लाई करके ही इसको सॉल्व करना था और कुछ नहीं, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ही इसका राइट आंसर निकल के आएगा। इसमें फॉर्मूला वही लगेगा 1/f वाला फॉर्मूला, 1/b = 1/f - 1/u हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो मतलब जो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, वो क्या है, वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि बिंब क्या है लेफ्ट साइड में है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/v की अगर हम बात करें तो 1/v ही रहेगा, इसको तो यहाँ पे 1/10 है, फोकस तो पॉजिटिव है ही 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस का कितना आएगा 1/30। इसको सॉल्व कर लेना पूरी तरह से, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू जो निकल के आएगी पूरा सॉल्व करने का माइनस प्लस हो जाएगा, 10 का और 30 का एलसीएम ले लेंगे, 30 ही आएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 3, इधर 1 और नीचे आएगा 30, तो आ जाएगा 4/30 डिवाइड करके आएगा 1/15, 1/15। तो इसका मतलब जो v की वैल्यू आ जाएगी 1/v आएगी, मतलब 1/15 नहीं सॉरी 2/15, ठीक है। इसको पलट देंगे 1/v है ना, तो v की वैल्यू क्या जाएगी, v की वैल्यू आएगी 15/2। इसको इतने रहने दो अभी के लिए। अब आगे देखो, उसके बाद जो फॉर्मूला होता है जो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m, वो क्या होता है, एक तो होता है -v/u और एक होता है मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला। इसको अप्लाई कर देना, यहाँ पे दो जगह वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे एक अब माइनस का v/u है, तो देखो एक वैल्यू कितना है हमारी 15/2 आई है, एक तो 30/4 यानी कि 15/2 आई है, और नीचे 30 आ गया कट के, मतलब वही है 30/4, 30 नीचे आ जाएगा यहाँ पे इनटू में डिवाइड में सॉरी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल में लिख देंगे यहाँ पे h' अपॉन में h, और जो ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई थी वो 4 थी, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा। फाइनली जो hi की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो जो हाइट ऑफ इमेज की बात करें, उसने कहा था कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो क्या आएगी, तो वो आ जाएगी 1, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1, वही प्लस का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये वही है 44 को दोबारा से यहाँ पे दे रखा है, इंग्लिश मीडियम में समझा रखा है, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट से क्या ऑप्शन सही है इनके। 44 में जो था यहाँ पे लिखा था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये वाला ट्रू नहीं था, बी वाला, ठीक है। इमेज फॉर्म इज इन लार्ज, ये फॉल्स है। 45 का हमने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर आया था वो डी आया था, जो n3 है वो मोर देन है n1 से। 46 का हमने देखा था, 46 का डी आया था, ये वाला डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया हमारा। और 47 का हमारा पॉइंट मतलब 1.0 सेंटीमीटर आया था प्लस का। तो इस तरह से 47 तक हो चुके हैं। 48 को देखते हैं क्या है। यहाँ पे कहा गया है कि किसी बीकर में 50 मिलीलीटर टोंटी का जल लिया गया, ठीक है। जल में बूंद बूंद करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया गया और विलयन का ताप और पीएच नोट किया गया, ठीक है। और ये एक आरेख बना हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है और इसके अनुसार मतलब कौन से क्रियाकलाप से संबंधित कथनों को चुनिए, मतलब कौन कौन से कथन सही है। पहले लिखा है कि जल में अम्ल घोलना अत्यधिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अब ध्यान से सुनना, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, तभी आप कर पाओगे। तो पहला तो ये दे रखा है। दूसरा देखते हैं, अम्ल मिलाने पर विलयन का पीएच तीव्रता से घटता है। हाँ, ये तो सही स्टेटमेंट लिखी है। अगर लिखा है अम्ल मिलाने पर विलयन का पीएच तीव्रता से घटता है, सॉरी अम्ल मिलाने से बढ़ेगा थोड़ी ना, सॉरी यहाँ बढ़ता लिखा है ना, बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो ये तो गलत है। घटता है पीएच, जितना अम्ल मिलाओगे उतना पीएच कम होता जाता है। टोटी का जल का जो पीएच होता है लगभग 7 होता है, तो यही भी है। टोटी का जल का जो पीएच होता है वो लगभग उदासीन ही होता है जल, तो उसका 7 ही होता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो अब स्टेटमेंट की बारी आती है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही है। 48 की बात है, तो देखो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, क्योंकि इस तीसरा और चौथा स्टेटमेंट ही हमारा सही निकल के आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 48 का, ठीक है।
क्योंकि उसमें शोषी अभिक्रिया नहीं, उसमें क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जब अम्ल में जल घोलते हैं तो उसमें से गर्मी निकलती है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो तीसरा चौथा स्टेटमेंट ट्रू है। खंड ग पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिसके अंदर केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, उसको अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे देखो, जो पहला केस स्टडी है यहाँ पे प्रकरण 1 जो है, यहाँ पे लिखा है किसी छात्र ने 4 धातु PQRS लेकर धातुओं के गुणधर्मों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रयोग किए। अब उसने क्या करा, उसके कुछ प्रेक्षण इस प्रकार थे। उसने देखा कि जो धातु R है, R को छोड़कर सभी को चाकू से नहीं काटा जा सकता, यानी R कट जाता है, बाकी सब नहीं कटती। तो देखो अब कौन कौन सी धातु है जो चाकू से कट जाती है आसानी से, आपने पढ़ा हुई है। ठीक है, जो होती है वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम, Na और K, हम उसकी बात करें, ये दोनों हो सकती है। धातु P ने ऑक्सीजन के संयोग करके कोई ऑक्साइड बनाया है, ये वाला, जिसने अम्लों और क्षारकों दोनों से अभिक्रिया करी है। तो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है, मैग्नीशियम बनाता है। तो P क्या हो सकता है, P एल्यूमिनियम भी हो सकता है और मैग्नीशियम भी हो सकता है, बट बेसिकली ज़्यादा चांसेस हैं किसके, एल्यूमिनियम होने के। आगे देखो जल से अभिक्रिया बता रखी है यहाँ पे, PQRS को हमें इस तरह से पहचानना है कि किस तरह से, मतलब ठंडे अथवा गर्म जल से कोई अभिक्रिया नहीं हुई, परंतु भाप से अभिक्रिया हुई P की। ठीक है, तो P को पहचानना है। तो P भाप से अभिक्रिया करता है, तो वो होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है, भाप से अभिक्रिया कर लेता है। Q की बात करें तो गर्म जल से अभिक्रिया हुई और धातु ने तैरना आरंभ कर दिया। तो देखो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम तैरना आरंभ कर देता है, तो कैल्शियम हो सकता है ये। ठीक है, कैल्शियम भी कर देता है, वैसे तो मैग्नीशियम भी कर देता है, यहाँ पे मैग्नीशियम भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम लिखना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि हमारा ऊपर मैग्नीशियम हट जाएगा फिर यहाँ से P से। ठीक है, तो P एल्यूमिनियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया। R की बात करें तो ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया हुई। अब देखो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या करते हैं, तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पे दोनों हो सकता है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों की रिएक्टिविटी काफ़ी आसपास ही होती है। S क्या है, जल से कोई अभिक्रिया नहीं हुई। अब जल से कौन अभिक्रिया नहीं करता, बिल्कुल भी गोल्ड नहीं करता, सोना चांदी ये दोनों नहीं करते, गोल्ड और सिल्वर क्या करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते। अब हमें पहचानना है, अब हमें क्वेश्चन दे रखे होंगे यहाँ पे अगले पेज में हिंदी में, उस पर आते हैं। पहला बोल रहा है 49 यहाँ का है, दी गई धातुओं में से किसका भंडारण केरोसिन में करना आवश्यक है। अब केरोसिन में हम उसका भंडार करते हैं जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी। ठीक है, जो जितनी ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी उसको हम उतनी ज़्यादा, मतलब उसको हमें केरोसिन के अंदर रखना पड़ेगा, वरना वो बाकी चीज़ों से भी अभिक्रिया कर लेती है। तो इसका राइट आंसर होगा R। ठीक है, हमने देखा कि जो R है वो क्या निकल के आई थी, हमारी सोडियम और पोटेशियम आई थी निकल के एक तरह से। तो ये दोनों की दोनों अभिक्रिया हैं, दोनों ही जो एलिमेंट है उनको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। 50 देखो, दी गई धातुओं में Q क्या है। अब Q की अगर हम बात करें तो हमने क्या पहचाना था, Q निकाला था हमने मैग्नीशियम Mg। ठीक है, जो कि तैरना स्टार्ट कर देता है। तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा D। ठीक है, मैग्नीशियम। आगे देखें 51 को, यहाँ लिखा है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाली धातु कौन सी है। कौन सी धातु है जो कि दोनों से अभिक्रिया कर लेती है, अभी हमने देखा था एल्यूमिनियम ऊपर। ठीक है, और एल्यूमिनियम कौन सी थी, अगर एल्यूमिनियम को ध्यान से देखें तो एल्यूमिनियम थी P, तो P क्या है, A। तो जो करेक्ट आंसर है 51 का वो A आएगा। आगे दे रखा है कि इन चारों धातुओं की अभिक्रियाशीलता को आरोही क्रम में रखिए। तो देखिए अगर हम सभी धातुओं को देखें तो अगर आपने वो टेबल पढ़ी होगी आरोही क्रम वाली कि सबसे ज़्यादा मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, फिर सोडियम होता है उससे कम, फिर कैल्शियम उससे कम, फिर मैग्नीशियम उससे कम, ऐसे ऐसे चलते आता है। एल्यूमिनियम उससे कम होता है, फिर कॉपर आता है, फिर सिल्वर गोल्ड सब नीचे आते जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमें आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में दर्शाना है। तो इसका राइट आंसर होगा C, यानी S की सबसे कम होगी, फिर P, फिर Q, फिर R। ठीक है, बढ़ते क्रम में, क्योंकि हमने देखा कि जो S है वो क्या है, वो है गोल्ड। गोल्ड की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है। फिर क्या होता है, P था, P हमने निकाला था क्या, एल्यूमिनियम, उससे थोड़ा तेज आगे होता है। फिर Q निकाला था मैग्नीशियम, और R आया था हमारा सोडियम पोटेशियम में से एक। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो C ही आएगा। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी फटाफट से देख लेते हैं। 49 का जो आंसर आया था हमारा केस स्टडी वाला, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो केस स्टडी में जो पहला क्वेश्चन था 49 वाला, उसका जो करेक्ट आंसर था वो B था। ठीक है, R वाला। 50 की बात करें तो 50 का हमारा D आया था, मैग्नीशियम। 51 में हमारा Q आया था। ठीक है, 51 सॉरी P आया था, P आया था, तो A ऑप्शन आया था 51 का। और 52 का हमारा C आया था, ये वाला। ठीक है, तो केस स्टडी 1 हमारी हो चुकी है। केस स्टडी 2 को हम पढ़ लेते हैं हिंदी में पहले, यहाँ हिंदी में दे रखा है। तो असल में यहाँ पे जो चित्र दे रखा है वो क्या है, ये डायलिसिस का चित्र दे रखा है। डायलिसिस हम तब करवाते हैं जब हमारी जो किडनी है वो ख़राब हो जाती है, यानी वो खून को फिल्टर नहीं कर पाती
उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है और मशीन के द्वारा उसको फ़िल्टर करके दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर चढ़ाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं डायलिसिस। अब डायलिसिस का यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रकार, एक तरह का प्रकार है ये। और कौन सा प्रकार है ये, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है। इसमें इसी को बोलते हैं अपोहन, ठीक है, हीमोडायलिसिस बोलते हैं, मतलब खून को डायलिसिस करना। अब यहाँ पे पूरा पढ़ा समझा रखा पूरी तरह से, इसको इस पर नहीं जाते हैं, आंसर देख लेते हैं फटाफट से। 53 को देख लेते हैं, यहाँ लिखा है अपोहक में बहुत सी अर्धपारगम्य आस्तर वाली नलिकाएँ होती है जो सहायता करती हैं। अब देखो ये जो मशीन होती है इसके अंदर कई सारी मतलब पतली पतली लेयर्स होती है जो खून को फिल्टर करती है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है अपोहन द्रव से नाइट्रोजनी अपशिष्टों के फिल्टर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखना। तो जो भी मतलब द्रव आया है उस द्रव में से जो नाइट्रोजन वाला पदार्थ है उन पदार्थों को अलग करना, यही इसका काम होता है 53 का, मतलब अपोहक का, अर्धपरागम्य आस्तर वाली नलिकाओं का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का 53 की अगर हम बात करें तो 53 का बी है राइट आंसर। 54 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कृत्रिम वृक्क का नहीं है। अब कृत्रिम वृक्क मतलब होता है जो मशीनी वृक्क होता है, मतलब किडनी, वृक्क मतलब, तो कौन सा कार्य नहीं है 54 का अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका सी ऑप्शन आएगा, मतलब रुधिर से आवश्यक पोषकों का पुनर्वाशोषण करना, दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना, ये इसका काम नहीं होता, ठीक है। तो 54 का सी ऑप्शन आने वाला है। 55 को देख लेते हैं, यहाँ लिखा है अपोहन के बाद के विलयन में किसकी प्रचुरता होती है। अब देखो जब फिल्टरेशन होता है, जब किडनी में से मतलब जब जो मशीन क्या करती है ब्लड को प्योरीफाई कर देती है, तो जो विलियन बचता है उस विलियन के अंदर किस चीज़ की मतलब ज़्यादा किस चीज़ की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर होता है यूरिया और आधिक्य लवण, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 55 का। 56 को देख लेते हैं, यहाँ लिखा है मानव वृक्क में वृक्काणु का वह भाग कौन सा है जो निश्चित पदार्थों के पुनर्वाशोषण का कार्य करता है, दोबारा से मतलब रीअब्जॉर्ब करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नलिकाएँ, ठीक है। 56 का सी सही है। इसी को इंग्लिश मीडियम में भी अगर रीड करोगे तो दोबारा से देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हीमोडायलाइज़र है और ये इसके अंदर जो सेमी परमेबल लाइनिंग होती है वो क्या करती है, वो फिल्टर करती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। तो यहाँ पे भी बी ही ऑप्शन होगा। इसके बाद और भी दे रखा है यहाँ पे वैसे तो, हाँ 54 की हम बात करें तो 54 का हमने देखा सी ऑप्शन था, टू रीअब्जॉर्ब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड, ये इसका काम नहीं होता आर्टिफिशियल किडनी का। 55 की बात करें तो क्या चीज़ों मतलब जो यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादातर यूरिया और एक्सेस सोल्ट ज़्यादा होते हैं। और हम बात करें इसकी कि जो ह्यूमन किडनी होती है, ह्यूमन किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो होता है वो रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सर्टेन सब्सटेंसेस को। तो वो कौन सा पार्ट होता है नेफ्रॉन का, तो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। केस स्टडी थर्ड वाली देख लेते हैं। तीसरी स्टडी में देखो यहाँ पे लेंस दे रखा है दो तरह के, मतलब एक तरह से बोल रखा है केस स्टडी 3 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दे रखा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर दो लेंस लगे होते हैं, एक छोटा वाला जो कि ऑब्जेक्ट के पास में होता है, ठीक है, और एक बड़ा वाला जो आंखों के पास में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी है। सबसे पहले जो L1 होता है उसको अभिदृश्य कहते हैं और यह बिंब को का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें रीड करनी है। और जो L2 है वो उसे नेत्रिका कहते हैं। जो ये L1 है पहला वाला, ये L2 है। अब हमें पहचानना है, पहला जो 57 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था कि लेंस L1 और L2 किस प्रकार के होने चाहिए, तो ये दोनों के दोनों ही याद रखना, दोनों के दोनों उत्तल लेंस होते हैं। इसकी शेप भी ऐसी ही होती है और इस वाले की शेप भी ऐसी ही होती है, तो दोनों उत्तल होंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा बी। 58 की बात करें तो यहाँ कहा गया कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार L1 द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान तथा उसका चिन्ह क्या होना चाहिए। अब देखो L1 जो प्रतिबिंब बनाएगा, अब देखो सिंपल सी बात है, उत्तल जो लेंस जो भी प्रतिबिंब बनाते हैं वो बड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो उसका जो मान होगा वो 1 से ज़्यादा तो होगा, 1 से अधिक, 1 से कम तो होगा नहीं। तो 1 से कम ये वाला, 1 से कम ये वाला, ये तो अपने आप हट गया, ठीक है, तो ये दोनों तो आ नहीं सकते। अब देखो 1 से अधिक इसमें है। अब चिन्ह आ गया धनात्मक और ऋणात्मक, कौन सा चिन्ह लगाएं भाई, तो याद रखना ये जो है वो है L1, वो L1 की बात कर रहा है। अब L1 ये रहा, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ पे इमेज यहाँ बनेगी, तो नीचे की तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वो नेगेटिव होता है, उसका साइन नेगेटिव होता है, ऊपर वाले का पॉजिटिव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, मान जो होगा 1 से अधिक होगा और चिन्ह आएगा नेगेटिव। उसके बाद देख लेते हैं 59 को। यहाँ लिखा है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार L2 द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा और उसका मान, उसका चिन्ह क्या होगा। तो इसका ध्यान से देखो, ये यहाँ से जब दोबारा से इसके फोकस पे जो मतलब इमेज बनेगी वो ऊपर बनेगी यहाँ से, ठीक है, और जो ऊपर बनेगा तो जो चिन्ह होगा वो तो अपने आप पॉजिटिव का हो जाएगा और जो मान होगा वो क्या होगा, 1 से अधिक ही होगा, वो भी क्या करेगा, बड़ा ही बनाएगा इमेज। तो मान होगा 1 से अधिक और चिन्ह होगा धनात्मक,
तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है। और जो लास्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे L1 की जो क्षमता है वो 5 डायोप्टर है और ये लेंस की मतलब इतनी दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब बनता है, तो कितनी दूरी पर बिंब स्थित होना चाहिए। तो इसको भी लेंस फॉर्मूले से हम सोल्व कर सकते हैं। पहले देखो पावर दे रखी है, पावर इज इक्वल टू होती है 1/f, यहाँ से फोकस दूरी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, जो 5 डायोप्टर है तो इसको 1/5 लिखेंगे तो ऊपर जाके मतलब ऊपर आएगा 100, तो इसको डिवाइड कर देंगे मतलब 20 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी फोकस दूरी। और उसके बाद फोकस जो लेंस फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे तो हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा यहाँ पे मतलब 20 आएगा, लास्ट का जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह से हमें करना था। ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो हमने सॉल्व कर दिया है। आगे देखते हैं, फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में हमने देखा था कि दोनों के दोनों कॉन्वेक्स होंगे, 57 का होगा बी। 58 की बात करें तो इसका हमने देखा था, इसका डी आया था कि वैल्यू क्या होगी मोर देन 1 और साइन होगा नेगेटिव, तो इसका डी आया था। 59 की बात करें तो इसका बी आया था, क्योंकि इसमें देखो वैल्यू तो मोर देन 1 होगी पर साइन हो जाएगा पॉजिटिव। और 60 का हमारा आया था 20, ये वाला। तो इस तरह से आपका जो पेपर है साइंस का वो कंप्लीट होता है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सारे ही पेपर के सॉल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। ओके, बाय।